आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले 2-4 दिनों में यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी को छोड़कर कई लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनमें कई काबीनी वजीर भी शामिल हैं। बीजेपी के बागी लीडरों का मानना है कि अपनी 5 साला सरकार में गरीब, पिछड़ों और दलितों का ख्याल योगी सरकार ने नहीं रखा। इनको योगी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इन उम्मीदों पर पानी फिर गया और उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरी योगी सरकार। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई बागी लीडरों की नाराजगी के पीछे की वजह यही है जो ये लीडर बता रहे हैं, या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। और सबसे अहम बात, जो लीडर पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, ओबीसीज की बात कर रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से मंडल लहर की वापसी हो रही है यूपी के चुनाव में? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अतुल लोंढे पाटिल जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। प्रियांक पांडे जी स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। और एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर अजीज खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजीज खान साहब, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, लेकिन आज जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है वो कुछ और ही बता रही है। जिस तरह अखिलेश जी ने कहा कि बीजेपी के विकेट गिर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो लोग बीजेपी छोड़कर या दूसरे दल छोड़कर आए हैं वो समाजवादी पार्टी के नैया पार लगा पाएंगे? डॉक्टर अजीज खान साहब। देखिए अबू भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और आपका चूंकि बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, और इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये पूरा वाकया क्या है। देखिए, ये जो भी लोग हमारी पार्टी में आए हैं जी, ये बीजेपी में थे और बड़ी उम्मीद के साथ ये जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, पिछड़ा है, अगड़ा है और उसके साथ साथ दलित समाज है, इन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी ने इनको ख्वाब दिखाया, बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए और तमाम वायदे किए, मुआहदे किए। लेकिन जब सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद जब इन लोगों ने अपनी हिस्सेदारी मांगी, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे और तमाम ऐसे मुद्दे हो जो वाकई में ये समाज जो पीड़ित है, पीड़ित समाज है, ये जब इसने अपने हक की बात की तो इन्होंने कहा इसका हक, आपका हक नहीं देंगे। हक तलफी की बात की और हक तलफी की बात इस कदर रही कि ये लोग घुटन महसूस कर रहे थे एक लंबे वक्त तक। और कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में आपने देखा होगा कि माननीय योगी जी के खिलाफ 200 विधायकों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन जो हठधर्मिता रही, जो उनकी तानाशाही रही, वो पूरी तरह से इन विधायकों के ऊपर हावी रही। और ये सारे विधायक और मंत्री अपनी अपनी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वजह क्या था? साफ था, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनको इनका सामाजिक न्याय मिले, ये नहीं चाहते हैं। और इन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इंजीनियर है, वो सोशल इंजीनियरिंग करने में माहिर है। आज वो अंबेडकरवादी और समाजवादी इन दोनों को मिला करके एक ऐसा समीकरण बनाना चाहते हैं कि जो ऐसे समाज को हक मिले, न्याय मिले, और न्याय दिलाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। और इसीलिए उन्होंने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इकट्ठा किया है, ताकि ये तानाशाही सरकार जो है, जो ऐसे दलितों और पीड़ितों और वंचितों का हक तलफी करती है, कहीं ना कहीं इस सरकार को जाना होगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस सारे लोगों का गठजोड़ बनाया। अबू हुरैरा भाई, आपने 2-3 सवाल किया। आपने कहा कि साहब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है, सवाल सम्मान का है। आपने देखा कि जिन जिन लोगों ने रिजिग्नेशन दिया, क्या लिखा? उन्होंने कहा दलितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, इसमें सम्मान नहीं हुआ। आपने देखा ना, केशव प्रसाद मौर्य जी है। नहीं, ठीक है डॉक्टर अजीज खान जी, डॉक्टर अजीज खान साहब, एक चीज मुझे और बताइए कि ये जो लोग बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों में गए हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये बीजेपी के अपने लोग हैं या दूसरी पार्टी छोड़कर पिछले 4-5 साल पहले ये लोग बीजेपी में शामिल हुए थे, ये वो लोग हैं? ये हैं कौन? देखिए, कोई नेता किसी भी पार्टी से किसी पार्टी में जाता है, जिस पार्टी में जाता है वो उसी का हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आपके अंदर गट्स नहीं है कि आपके पास जो नेता आ रहा है, अगर उसको आप रोक पाते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कमी है। आपने देखा ना, केशव प्रसाद मौर्य जी का फोटो देखिए आप अबू भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, आपको देखना जरूरी है। देखिए, इनको स्टूल पे बैठाए हैं
माननीय योगी जी सोफे पे बैठे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी को देखिए आप, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको फाइबर की कुर्सी दी जाती है, और योगी जी को क्या, योगी जी सोफे पर बैठे। देखिए ना, मैं बताना चाहता हूं, यह है सम्मान। और हर देखिए आज चलिए ठीक है, पीड़ित समाज, वंचित समाज सम्मान चाहता है, जो कि बीजेपी इस सम्मान को नहीं देना चाहती है। चलिए ठीक है, मैं प्रियंक पांडे जी, मैं सबको जल्दी से डिबेट में जोड़ लेता हूं और उसके बाद फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंक पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात डॉक्टर अजीज साहब कह रहे हैं, या यही बात मौर्या जी ने और जिन लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, उनका भी यही कहना है कि पिछड़ों की, गरीबों की, दलितों की, ओबीसीज की हक तलफी हुई है। उनके साथ सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है। और जो बात डॉक्टर अजीज कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज सम्मान की, यह सम्मान वहां पर नहीं मिला, इसी वजह से वो बीजेपी छोड़कर भागे हैं। क्या यही सच्चाई है? अबू भाई, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, किसान, गांव सबकी बात की और सबके कल्याण के लिए काम किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से हमारी सरकार बनी, उन्होंने समाज के हर वर्ग को गले से लगाया और उनके हित के लिए काम किया। 7 दशक से जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो लटका हुआ था, वो मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया। और आज आप उठाकर देख लीजिए, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में और हमारे राज्य के मंत्रिमंडल में सबको उनके सम्मान की जगह दी गई। और यही नहीं, तो फिर ये जो लोग बीजेपी छोड़कर भागे हैं, 1-2 तादाद नहीं है, ये 10 से ज्यादा लोग हैं, और इनकी तादाद आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये लोग आखिर क्यों भागे? क्या कहां पर कमी रह गई? बीजेपी में पी माने पिछड़ा, और इन लोगों के लिए पी माने पिता पुत्र, और जिसको डबल इंजन का टिकट नहीं मिला वो गली गली भाग रहा है, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। अबू भाई, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। आज जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने शोषित, वंचित, पीड़ित, आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे बनटांगिया समाज था, हमारा मुसहर समाज था, जिनको पंथ में कहीं जगह नहीं दी गई, उनके लिए कितना कार्य किया, उनको लाकर समाज में स्थान दिलाया। आज ये देखिए, पिछली सरकारें सिर्फ एक जाति या एक परिवार के लिए काम किया करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं अतुल पाटिल जी आपके पास आऊंगा। अबू भाई जी, अतुल पाटिल जी, भाई जो बात नहीं, ठीक है, मैं प्रियंक पांडे जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। सबको मैं जल्दी से डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं अतुल लोंडे पाटिल जी आपके पास आऊंगा। पाटिल जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिन पिछड़े, ओबीसी, दलित की बात यहां पर जो लोग बीजेपी छोड़कर आए वो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनकी बात कर रही, बीजेपी उनकी बात कर रही है, और कांग्रेस भी उनकी बात करती है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी उनकी बड़ी मजबूती से पिछड़ों की आवाज उठाई है। क्या आपको लग रहा है कि जात के नाम पर ही वोट इस बार मोहर लगने वाली है यूपी में? अबू भाई, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जुमलों वाली और झूठों की सरकार जो है, उसकी सच्चाई लोगों के ध्यान में आ गई है। और जो नेता मौका परस्ती देकर भाजपा में गए थे और असफल रहे पूरी तरह से संविधान को लागू करने में, यहां तक कि जो मौका पिछड़ों को मिलता था, अति पिछड़ों को मिलता था IAS IPS बनने का, वो भी छीन लिया गया। लैटरल एंट्री शुरू कर दी गई, और आपने देखा होगा कि 79,000 जो नौकरियां भर्ती की गई, उस भर्ती में भी पिछड़ों का, अति पिछड़ों का उपलब्धता कम है, ये दिखाकर अगड़ों को वो जगह दी गई और सोच समझ के अपने लोगों को दी गई। तो ये जो पिता पुत्र का जो आरोप करते हैं ना, तो ऐसी 40 परिवार जो है, अमित शाह जी से लेकर, ठाकुर से लेकर देवेंद्र फडणवीस जी तक मैं ये परिवार दिखा सकता हूं, तो ये बात न करे। और जो मुख्यतः जो RSS परिवार जो है, वो बायोलॉजिकली तो किसी को जन्म नहीं देता, लेकिन एक रोबोट बना के, एक विचार का रोबोट बना के बाकी समाजों को दबे कुचले समाजों को दबाने की जो बात करता है, वो एक परिवार ही है, तो ये उसकी बात न करे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जातिगत जनगणना के लिए हलफनामा देकर सर्वोच्च न्यायालय में भी इसका मना कर दिया है, और इन्होंने संसद के अधिवेशन में भी इसका मना कर दिया है। क्यों नीतीश कुमार जी उसके लिए वो बाहर खड़े हुए? क्यों महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष थे विधानमंडल के, उन्होंने, नाना पटोले जी, उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास करा है। तो ये केंद्र सरकार की जो नीतियां है वो सबके ध्यान में आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि नेता छोड़ के किसी पार्टी में गए तो मतदान भी उसी जगह होगा। ये तो राहुल जी और प्रियंका जी ने और कांग्रेस ने एकदम पहले से संविधान की बात की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार संविधान के मार्फत दिए हैं, उस संविधान के उन हकों की रक्षा करने की कोशिश की है। आप देखो, हाथरस देखो, लखीमपुर देखो, हर वक्त सामने होकर लाठी काठी खाकर देखा किस तरह से उनको मैन हैंडल किया गया था। आपने देखा राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसा रहना पड़ा था, उनको एक जगह अरेस्ट करके रखा था। उसके बावजूद उनके हकों के लिए लड़े थे और देख रहे हैं कि जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ। ठीक है प्रियंक पांडे जी, बहुत मुख्तसर में अपनी बात कहिएगा। मैं फिर ऋषि मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कर रही है तो मतदान जो है वो कांग्रेस के तरफ ही आएगा और कांग्रेस एक सामाजिक चुनौती देता हूं इनको। मैं इस चीज को साबित कर बता सकता हूं कि पिता पुत्र ही इनका मायने है और पिता पुत्र के लिए ही ये सरकार बनाते हैं। बराबर है अमित शाह जी। मैं चुनौती के साथ इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताएं क्या कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो सोनिया गांधी हटेंगी तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी हटेंगे तो सोनिया गांधी बनेंगे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी में आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, नेताजी थे, उसके बाद अखिलेश यादव है, दूसरा नाम है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बेटा वही है, अकेला काबिल है। ऐसे 40 परिवार है राजनाथ जी से लेके अमित शाह छुपा नहीं सकते। और आज हमारे जेपी नड्डा जी जो मंडल के पदाधिकारी थे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सब हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैंने दोनों लोगों को देखिए टाइम दे दिया। मैं ऋषि मिश्रा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं ऋषि मिश्रा जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, यूपी की सियासत में आज तमाम पार्टियां पिछड़ों की बात कर रही हैं, दलितों की बात कर रही हैं, ओबीसीज की बात कर रही हैं, गरीबों की बात कर रही हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल ये, क्या इसके पीछे आप मंडल सियासत जो है, मंडल लहर जो उसकी वापसी आप देख रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और कारफरमा? इस सियासत को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए अबू भाई, ये बात मैं मानता हूं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए जी। और नो डाउट कि उत्तर प्रदेश में यदि ओबीसी और अति पिछड़ों को मिला दीजिए तो करीब 40-45% इनका वोट बैंक है। और जिस प्रकार से 2017 में बीजेपी के साथ गैर यादव ओबीसी जुड़ी थी, गैर जाटव दलित जुड़ी थी, उसी का परिणाम था कि बीजेपी 200-300 से ऊपर सीट ला पाई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लेवल पे पार्टी में टूट हो रही थी, क्या पार्टी के रणनीतिकार को, बीजेपी के हाईकमान को, उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी को, प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जानकारी नहीं थी? क्योंकि देखिए चुनावी मौसम में पार्टी के नेता, एक दो नेता इधर से उधर जाते हैं, ये हर चुनाव में आपने देखा होगा बिल्कुल। लेकिन एक खास वर्ग के नेता, आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ 14 एमएलए अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। और आप यदि रेजिग्नेशन लेटर आपने देखा होगा, जो रेजिग्नेशन लेटर में जो राइटिंग का पैटर्न है एक ही टाइप का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी से चूक हुई है। बीजेपी के डॉक्टर अजीज खान आ रहा हूं जी। बीजेपी का स्पोक पर्सन जितना भी डिफेंड कर ले, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है। और बीजेपी, पांडे जी आ रहा हूं आपके पास। मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, कहीं न कहीं बीजेपी को आभास है, आरएसएस का अपना इंटरनल सर्वे भी है कि बीजेपी 2017 के तुलना में 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने छोटे छोटे नेताओं को, दलों को जोड़ा है अपने साथ। आप तीसरे चौथे दिन का पहले का फोटो आपने देखा होगा, कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव, जबकि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, कृष्णा पटेल को सेंटर चेयर पे अखिलेश यादव ने बैठाया था। ऐसे ही नहीं बैठाया था, एक रणनीति है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ यादव और मुसलमान के वोटों से आप जीत नहीं सकते जब तक पिछड़ी जाति आपके साथ नहीं जुड़ती है। लेकिन दूसरा सवाल समाजवादी पार्टी से भी है मेरा कि क्या जो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के नहीं हुए, बीजेपी के नहीं हुए, 5 साल उनके साथ रहे, हो सकता है कि जब सपा और बसपा दम बिल्कुल क्लोज फाइट में नतीजे आते हैं, तो क्या ऐसे विधायक जो भाजपा के नहीं हुए
जब बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। कई ऐसे चेहरे जो अलग अलग पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे और अब बीजेपी से वो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों में गए, ये बहुत अहम सवाल है। डॉक्टर अजीज खान साहब इसका जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, ऋषि मिश्रा जी का जो सवाल है कि कैसे समाजवादी पार्टी उम्मीद कर सकती है ऐसे लीडर जो दूसरी पार्टियों को पास्ट में छोड़कर बीजेपी में या दूसरी पार्टियों में शामिल हुए और अब चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, कैसे ये समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे? देखिए अबू भाई, मैं ऋषि मिश्रा के सवाल का जवाब दूं उससे पहले प्रियांक जी ने कई चीजें की, रची और कई दावेदारी की। मैं उनके दावेदारी को पहले तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ जुड़े हैं जो नेता, मैं उनकी तरफ से एक शेर कहना चाहूंगा, और बड़ा फेमस शेर है राहिल बस्तवी का, और आज फिट बैठ रहा है, मुझे लग रहा है कहना पड़ेगा कि जो सिर्फ लिखे झूठ वो अखबार बदल दो। अबू भाई सुनिए, आप भी इसी साइड के हैं, लखनऊ साइड के हैं। उठो चलो ये जुल्म का बाजार बदल दो, जालिम के हुकूमत से परेशान है सब लोग, अब चैन से जीना है तो सरकार बदल दो। एक बात आप समझ लीजिए, इस बात को सरकार बदलना है, क्योंकि सरकार में, अरे सुनिए मेरी बात, अल्लाह मत करिए, शांति से बैठिए, उसको पूरे बात करिए, ये क्या तरीका है? कितने संजीदा है लोगों के लिए, पूरी बात सुनिए गंभीरता से। अबू जी रोकिए इनको, 10,000 तमीज नहीं है। प्रियंक पांडे जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रियंक पांडे जी, बात डॉक्टर अजीज बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। प्रियंक जी आप जवाब दीजिएगा अपना। जी जो किया है हाँ, नहीं ठीक है प्रियांक जी, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, एक एक करके बात रख लीजिए। डॉक्टर अजीज बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। डॉक्टर जी देखिए अबू भाई, मैं प्रियांक जी जो एग्रेसिव हो रहे हैं, मैं इनकी बात बुरा भी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि इनके साथ के जो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं टेंशन में तो सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हैं। ये विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए होता है, मैं फिर भी इनका मैं सम्मान करता हूं। सुनिए मेरी बात, अरे अब ये फिर बोलने नहीं दे रहे। देखिए, अरे भाई नहले पे दहला नहीं, नॉर्मल रहो, हम समझ रहे हैं। एक बात आप समझिए, अरे समझ तो जनता रही है अबू भाई। अरे भाई जनता को समझाना है, जनता को पूरा किया आपने पास, उसी जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, करना चाहते हैं वो सब जानती है। भाई अबू जी इनको रोकिए, ये डबल क्रॉस नहीं ठीक है ना, ये ठीक है। अजीज खान साहब जल्दी से आप बात पूरी कर लीजिए, मैं प्रियांक जी आ रहा हूं आपके पास। हिसाब देना है, अगर हिसाब देना है और वाकई में आप गंभीर हैं, तो आप बताइए ना कि 800 का सिलेंडर 80,000 में कैसे बिका कोरोना काल में। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय योगी जी ने अनाज छोड़कर ये चले गए पश्चिम बंगाल। क्यों चले गए भाई? आप देश के राजा है, प्रदेश के राजा है, क्यों चले गए? यहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड हॉस्पिटल, लाशें गंगा में बही है, लाशों को ठगा गया है। कौन हिसाब देगा इसका? बताइए ना, कौन हिसाब देगा? इस पर आपकी आवाज नहीं निकलेगी आपको? नहीं ठीक है, प्रियांक पांडे जी इसका ही जवाब दे रहे हैं। बेरोजगारों ने बनाई थी, आपने लाठियां भांजी उनके ऊपर, लाठियां ठीक है डॉक्टर को लेकर के प्रियांक पांडे जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, अब जवाब भी सुन लीजिए आप, प्रियांक जी का जवाब सुन लीजिए। जी बोलिए प्रियांक जी, बोलिए। अब भाई झूठ बोलेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी और उत्तर प्रदेश अमेरिका की लगभग आबादी 33 करोड़ और हमारी आबादी लगभग 25 करोड़। अमेरिका में कैजुअलिटी हुई 6.5 लाख, हमारे यहाँ कैजुअलिटी हुई 22,000। महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़, हमारे यहाँ चाइना से फिर आप मुआवजा क्यों नहीं करते हैं? आप चाइना को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप अमेरिका को क्यों देख रहे हैं? 99% और आइए अबू भाई, उत्तर प्रदेश की कोविड मैनेजमेंट को पूरे दुनिया ने सराहा, WHO ने सराहा और सबने उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को सराहा। अब आइए, आज ये क्या कर रहे हैं? ये बात मैं ऋषि मिश्रा जी आ रहा हूं। कोरोना काल में ये आइसोलेशन में थे, प्रदेश की जनता इनको ढूंढ रही थी, इनको तलाश रही थी। हम तो सेवा ही संगठन और नीति आयोग की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी पांडे जी, नीति आयोग की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी। जरा पढ़िए, शर्म आनी चाहिए, और सुन लीजिए, शर्म आनी चाहिए। अबू भाई, प्रदेश की जनता इनको ढूंढ रही थी और आज लखनऊ में इन्होंने क्या किया?
10,000 की भीड़, जब कोविड प्रोटोकॉल का नियम लागू हुआ है, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करके प्रदेश की जनता के जानो माल के साथ खेलने का जो कुचक्र रचा है इन्होंने, वो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। अभी तो पूरी जनता। चलिए ठीक है पाटिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अतुल पाटिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है प्रियंक जी थोड़ा सा पानी आप पी लीजिए। ठीक है अतुल पाटिल जी मैं ऋषि जी उसके बाद आ रहा हूँ। मैं भी पानी पी रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए प्रियंक जी सभ्यता मेंटेन करेंगे चर्चा की, ऐसा मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। टीईटी एग्जाम में पेपर फोड़ना और अपने गिने चुने लोगों को सिलेक्ट करवाना, ये यूपी में देखा है। यूपी में जो महंगाई बढ़ी है, खाने के तेल से लेकर पेट्रोल डीजल सारी चीजों से लेकर, उससे भी आम आदमी जो है वो बहुत परेशान। महंगाई तो पूरे मुल्क में बढ़ी है। जी पूरे मुल्क में बढ़ी है, लेकिन यूपी जो पिछड़ा होता है, अति पिछड़ा होता है, वो पहले ही मारा होता है। इन्होंने मनरेगा को भी खत्म करने का काम किया, बराबर से उसको फंडिंग नहीं हुआ है। तो एक तरफ नौकरी नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, दूसरी तरफ महंगाई भी चरम पर है। आदमी जाए तो जाए कहाँ? उनसे बात का डिंडोरा पीट रहे बीजेपी, वो समझ में नहीं आती है। दूसरी बात आप देखिए, दूसरी बात आप जो ये है, जो स्वास्थ्य के बारे में जो निर्देशांक आया है फैमिली हेल्थ का, इसी नीति आयोग का, उसमें सबसे नीचे यूपी है। महिलाओं के खिलाफ जो महिला उत्पीड़न के मामले हैं 25,000 पूरे देश में हुए, उसके 16,000 जो है यूपी में हुए हैं। हमने देखा इनका नजरिया क्या है पिछड़ों की तरफ देखने का, बहुजनों की तरफ, तो वो ये है कि किसी लड़की को, किसी माँ बाप को अपने लड़की की अंतिम क्रिया भी नहीं करने देते, उसको हल्दी नहीं लगाने दिए, डीजल पेट्रोल से जला दिए रात में। ये सारे देश ने देखा है। और जो इसको प्रेस व रिपोर्टर अगर कुछ दुनिया को बताना चाहता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगाने का चलिए ठीक है। ऋषि मिश्रा जी मैं उसके बाद प्रियंक पाटिल जी मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजीज मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बैड गवर्नेंस भी देश ने देखा है। और मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के जी ऋषि जी मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि जिस प्रकार से आप गैर यादव ओबीसी के लिए परेशान है, अति पिछड़ों के लिए परेशान है, समाजवादी पार्टी की 2012 से 2017 तक सरकार थी। 3 काम हमें आप न्यूज 18 उर्दू के चैनल पे बता दे जो गैर यादव ओबीसी के लिए आपने किया हो। 3 काम बता दीजिए। मैं मान जाता हूं कि आप अति पिछड़ों के मसीहा हैं, अति पिछड़ों के अति पिछड़ों के लिए काम करना चाहते हैं। यादवों को छोड़कर गैर यादव काम तो सरकार में जो पिछले 5 साल में था उससे पूछा जाएगा ये सवाल। नहीं मैं बीजेपी योगी जी के जिम्मेवार है, मुझे मौका दीजिए। ठीक है डॉक्टर जी जवाब दे रहे हैं। जी मैं जवाब दूंगा ना। जी मैं प्रियंक जी आ रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। जी अबू भाई मैं सवाल का जवाब दूं? जी बिल्कुल। देखिए ऋषि भाई एक बात बताएं, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, क्या उसमें पिछड़ा समाज नहीं चलता है? सब समाज के लोग नहीं चलते हैं क्या? आपको बताना चाह रहा हूं 10-90 मैंने महिला सुरक्षा की बात की है, तो क्या जो पिछड़े समाज की महिलाएं उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है क्या? आप मुझे बताइए। डायल 100 बनाया, क्या योगी पिछड़ों के लिए नहीं हुए? सड़क बने हैं तो उसमें पिछड़े नहीं चलेंगे? देखिए ऐसे नैरेटिव मत बनाइए। आप बीजेपी को घेरिए, ये मत बनिए कि मैं ओबीसी का जो है मसला है, ज्यादा मसला बन गया। हम जातिगत जनगणना करेंगे और बीजेपी का चेहरा देखिए। बोलने दीजिए अबू भाई, रोकिए इनको। बीजेपी का चेहरा देखिए। जब आपके सपोर्ट से कांग्रेस की सरकार थी, आपने जातिगत जनगणना का कितने बार मुद्दा उठाया? बीजेपी नहीं मानी। अरे भाई क्यों हल्ला कर रहे हो? जब आपके सपोर्ट से यूपीए की सरकार थी, आप कितने बार कांग्रेस सरकार पे दबाव बनाया जातीय जनगणना के लिए? भाई ऋषि जी ये तरीका नहीं है। आप सब सवाल चलिए ठीक है। देखिए अब सवाल तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल। देखिए यही सियासी पार्टियों से सवाल पूछने का यही वक्त होता है। पहले नंबर पर जो सरकार में हो उससे सवाल पूछे जाएंगे, और इसके अलावा जो पार्टियां रियासत की हैं, जो अब वोटर के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे, उनसे सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि उनका मंसूबा क्या है, किस तरह से वो वादे पूरे करेंगे। क्योंकि हर बार हम देखते हैं सियासी पार्टियां और उम्मीदवार आते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होते हैं, वो ख्वाब कभी जमीनी हकीकत पर उतरते नहीं है। तो अब सबसे अहम यह हो जाता है कि सवाल तो पूछे जाएंगे,
और सियासी पार्टियों को भी यह चाहिए कि सिर्फ ख्वाब न दिखाए जाएं, बल्कि वो ख्वाब भी पूरे हो। और जिन पिछड़े दलितों, ओबीसीज की बात हो रही है, अब इनकी तरक्की और डेवलपमेंट के बारे में भी सभी पार्टियों को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। सर, प्रियांक पांडे जी, ऋषि मिश्रा जी और अतुल लोंडे पाटिल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।